से अगर किसी विद्यार्थी का एक प्रश्न छूट गया ना तो मैं वादा करता हूं कि उसको एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है। अगर हमारे साथ कॉम्पिटिटिव लेवल या 12th के स्टूडेंट है, मेरे भाई बहन, स्टूडेंट नहीं मेरे भाई बहन हैं, वो आकर तैयारी कीजिए मेरे साथ। आइए हम पूर्णतः अपने जनन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मुझे भरोसा है और मेरे ऐप पर जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने लोगों के पास शेयर करिएगा। चलिए डियर, आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं। एक एक मेरे भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मेरे भाई बहन बताइएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर बताइएगा आप लोग। सर अरे खुरपाती यार ठंडवा में पानी का लटर नहीं कौची होलो रे बहन बताइएगा। पापा सब पैसा पानी ने बुलात में पढ़ने जे वही खोज रहे हैं करने है बोले। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मेरे भाई लैंगिक और लैंगिक जनन। ऑप्शन 1 क्या है, लैंगिक जनन। ऑप्शन बी सुनिएगा, अलैंगिक जनन। ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन। ऑप्शन सी है मुकुलन। ऑप्शन डी है वर्धिकायिक। वर्धिकायिक क्या है, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। पहला ऑप्शन लैंगिक जनन, दूसरा ऑप्शन अलैंगिक जनन, तीसरा ऑप्शन मुकुलन है और चौथा ऑप्शन है वर्धिकायिक। अब एक एक बच्चा, एक एक मेरे भाई बहन बताइएगा एक आंसर का। और मैंने ये चैप्टर आपको मेरे भाई मेरे बहन बहुत बार पढ़ाया है और 2 बार पढ़ाया है। सर के द्वारा भी ये चैप्टर पढ़ाया गया है और मैं भी इस चैप्टर को पढ़ाया हूं। अगर आपको उम्मीद है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जनन चैप्टर मजबूत हो जाए, आप हमारे साथ लगातार बनिएगा। आपको एक प्रश्न छूटने वाला नहीं है। मैं बेसिक लेवल से ले जाने का प्रयास करता हूं। चलिए, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं। मेरे सारे फ्रेंड का उत्तर है सर लैंगिक जनन कहते हैं। मेरे भाई लैंगिक जनन कहते हैं। दिस करेक्ट आंसर। आप लोग महान हैं सर, आप लोग से गलती हो जाएगा तो संसार के सभी लोगों से गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा लैंगिक जनन, यानी नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है। क्या क्वेश्चन है, एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन सा है। फिर से क्वेश्चन एक बार, एकक जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है। पहला ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, ऑप्शन बी है बाह्य निषेचन, ऑप्शन सी है लैंगिक जनन, ऑप्शन डी है अलैंगिक जनन। एक बार फिर से एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि है। पहला ऑप्शन है आंतरिक निषेचन और दूसरा ऑप्शन है बाह्य निषेचन, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक जनन और चौथा ऑप्शन है अलैंगिक जनन। मेरे सारे भाई मेरे सारे बहन का आंसर हम देख पा रहे हैं कि पूरा सही है। मैं पूरा भरोसा के साथ कहता हूं कि आपको आंसर सही होगा और मुझे भरोसा है सभी मेरे भाई बहन का आंसर है। सर सभी भाई बहन का आंसर है सर, इसमें भी लैंगिक जनन होगा, इसमें भी लैंगिक जनन होगा, क्योंकि एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति होता है जो लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही लैंगिक जनन होगा, यानी एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति एक लैंगिक जनन है। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, आपको लगा होगा कि मेरा ये प्रश्न का उत्तर सही है। नहीं मेरे भाई, इस प्रश्न का उत्तर नहीं सही है दोस्त। इस प्रश्न का आंसर होगा अलैंगिक जनन। गलत बात। एक बात और सुनिएगा, अगर मैं कुछ बोल दूं ना तो इस बात का बुरा मत मानिएगा। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है तो बुरा मत मानिएगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की कौन सी विधि है, तो अलैंगिक जनन है, न कि लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैं समझता हूं ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए, एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। एक तोता का जीवन अवधि कितना होता है, यानी मतलब है कि एक तोता कितने वर्ष जीवित रहता है।
क्वेश्चन क्या है, एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 140 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 90 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। आप बता दीजिए ये तोता कितने वर्ष तक जीवित रहता है? थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्रश्न का उत्तर बताइए, मैं बताता हूं आप लोगों का आंसर। थोड़ा सा चलिए आप बताइए क्या होगा। लाइट सही है ना जी? लाइट सही नहीं है क्या? अच्छा मैं एक खोल देता हूँ, अब सही आ रहा होगा। हाँ अब क्लीन है। चलिए हाँ बताइए, एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? 140 वर्ष, ऑप्शन बी है 90 वर्ष, ऑप्शन सी है 60 वर्ष, ऑप्शन डी है 15 वर्ष, और मेरे सारे भाई प्रश्न का उत्तर है सर 15 वर्ष होगा। क्यों 15 वर्ष होगा? 60 वर्ष क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताइए? क्यों आप लोग कैसे सोचते हैं? अरे एक तोता कितना दिन तक जीवित रह सकता है? एक तोता जीवित रह सकता है कितना वर्ष? बहुत हार्डली हो 15 वर्ष, एक आजादी तोता जीवित नहीं रहता है। तो मेरे भाई बहन मेरे बहन आप एक बार में समझ जाओ कि एक तोता की जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? 140 वर्ष होता है, 140 वर्ष होता है, यानी एक तोता की जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला, धान के इगुमक, हाँ सुनिए, धान के इगुमक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कहता है कि धान के इगुमक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? और मेरे उम्मीद है कि मेरे सारे भाई बहन का आंसर सही होगा। सारे का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। हाँ बताइए, धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1 है 20, ऑप्शन सी बी है 12, ऑप्शन डी है 24 और ऑप्शन डी है 23। क्या होगा बताइए? धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20, 12, 24 या 23? बताइए कौन सा होगा? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, मैं देख पा रहा हूं आपका आंसर। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, 12 बिल्कुल सही है। धान की युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब बता दो मेरे भाई, मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी मक्का के युग्मक में गुणसूत्र कितना होता है? तो मेरे सारे भाई बहन का आंसर है सर ओकरा में 12, तो एकरा में 24 होगा, किसी का आंसर 20 होगा, किसी का आंसर 24 होगा। अब लगातार हम देख पा रहे हैं कि सारे स्टूडेंट का मेरा आंसर जो है वह है कितना है बताओ? 24। हाँ आंसर आपका सही मैं मान लूं कि आंसर होगा 23। जिनका भी ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। और अब हम क्या देख रहे हैं कि अब सारे लोगों का आंसर डी पर पहुंच गया है। नालायक, आंसर गलत है। 23 नहीं 20 होगा, यानी मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ध्यान से बातों को समझिएगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। हाँ ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आप मोबाइल को एक साथ रख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा मकसद यही है परवाना। चलिए आगे देखिए, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब बता दीजिए मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है बता दो। एक एक भाई का आंसर मेरा सही हो जाना चाहिए कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। आप लोग को बहुत बार पढ़ाया है, 1000 बार पढ़ाया है, लाखों बार बताया है कि बाबू मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, इसलिए आंसर सही होगा। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या न 20 होती है, न 12 होती है, न 24 होती है 23। आंसर सही। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपका स्टडी चाहता हूं, ध्यान चाहता हूं,
अगर आप लोगों का यहाँ तक समझ में आया तो एक एक अंगूठा देते जाइए और कहिए कि मुझे समझ में आ रहा है। एक एक अंगूठा मैं चाहता हूं। अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 20 लोगों को बताइए कि डेली ऑब्जेक्टिव का थ्योरी का क्लास होता है मेरे द्वारा, आप कीजिए। नहीं समझ में आता है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा। नहीं पढ़िएगा कैसे, पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर कहता है मनुष्य में कितना होता है? 23 होता है। इसमें कौन अप्रजनक है? इसमें कौन अप्रजनक है? पहला सांप, दूसरा मच्छर, तीसरा मुर्गी और चौथा में सभी। बता दा इसमें कौन है अप्रजनक? इसमें कौन अप्रजनक है? इसमें कौन अप्रजनक है? इसमें कौन अप्रजनक है? अब बता दीजिए। मीठा मीठा सा दिल के रखवा सुनो अय्या वीर से रखवाल आला बाबू आजा बाबू क्वेश्चनमा के कर दे द जवाब। आइए हमारे साथ, और अगर आप रेडी हैं तो एक एक अंगूठा चाहता हूं। चलिए सबका सही है, रेडी है सब पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन, इसमें कौन अप्रजनक है? इसमें कौन अप्रजनक है? इसमें कौन अप्रजनक है? ऑप्शन 1 दिख रहा है आपको सांप, ऑप्शन बी है मच्छर, ऑप्शन सी है मुर्गी, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि मेरे सारे भाई बहन का आंसर है सर इसमें सभी होगा, इसमें सभी होगा। आप सही सोच रहे हो, इसमें सभी होगा। यानी इसमें कौन अप्रजनक है? तो होगा सबे होगा, सबे होगा, सबे होगा, अप्रजनक सबे होगा। तो इसमें सबे होगा, मैं बता दूंगा हूं। चलिए चलिए इसमें सभी अप्रजनक है। अगला देखिए, इसमें कौन द्विगुणित है? अब बता दिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन द्विगुणित है? अब बता दो मेरे भाई बहन, इसमें जो दिया हुआ है इसमें द्विगुणित कौन है? मैंने इस क्वेश्चन को 1000 बार बताया है, 1000 बार अटवाया है, 1000 बार समझाया है। इसमें कौन द्विगुणित है? पहला है पराग, दूसरा है नर युग्मक, तीसरा है युग्मनज और चौथा है अंड। अब बता दो क्या होगा? इसमें कौन कौन द्विगुणित है? सब कौन द्विगुणित है? कौन द्विगुणित है? सही सोच रहे हो। युग्मन होगा, युग्मनज होगा, युग्मनज होगा, युग्मन हो जाओ, युग्मनज होगा। नहीं इनारा गलत है, युग्मनज नहीं होगा, युग्मनज नहीं होगा। क्या होगा? तो यही होगा, युग्मनज ही होगा, युग्मनज ही होगा। आंसर सी युग्मनज ही होगा। यानी इसमें कौन द्विगुणित है? तो युग्मनज द्विगुणित है। अगला क्वेश्चन रेडी हैं तो ध्यान दीजिए, बात को ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट जरूरी है। आइए हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। जुड़िए ना, आपको क्या कर देंगे, कुछ ना करेगा जी। इसमें किसका पादप काय अगुणित होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इसमें किसका पादप अगुणित होता है? इसमें किसका पादप अगुणित होता है? इसमें किसका पादप अगुणित होता है? ऑप्शन 1 है कवक, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी है और या सभी। अब बता दो आप लोग, इसमें कौन निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित होता है? निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित होता है? तो मेरे सारे भाई बहन का आंसर है सर ब्रायोफाइटा का होगा, ब्रायोफाइट्स का होगा। और कुछ लोगों का नालायक का जवाब ऑप्शन बी शैवाल का होगा, ऑप्शन बी शैवाल का होगा, ऑप्शन बी शैवाल का होगा। तो मैं बता दूं आंसर आपका सही है और होगा शैवाल, होगा शैवाल। इसमें बताओ निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित होता है? तो ऑप्शन क्या? शैवाल। तब ध्यान दो, शैवाल गलत है, शैवाल नहीं होगा। जो भी देख पा रहे हैं, देखते देखते सो रहे हैं आप, वो गलत बात। सोइए मत, जागिए। यानी शैवाल नहीं, हम बता दूंगे आंसर आपका गलत है और आंसर होगा सभी। यानी इसमें निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित है? तो सभी का। कवक का भी पादप काय अगुणित होता है, शैवाल का भी पादप काय अगुणित होता है, ब्रायोफाइटा का भी सब अगुणित होता है, यानी सभी का होता है। तो ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप बता दो सर द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। यानी निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी प्राणी है? अब कहता है द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। आप बता दो द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण क्या है? द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण ऑप्शन नंबर 1 हवा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है सर? जोंक। ऑप्शन 2 है टेप बर्ड, ऑप्शन सी है स्पंज, ऑप्शन डी है और। यानी स्पंज मतलब आप लोग सोच रहे हैं दिमाग में स्पंज मैंने मिठाई,
सब समझ रहे हैं? आपको समझ में नहीं मिठाई होता नहीं, एक प्रकार का जीव है। मैं बता दूं पहले, द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण कौन है? अब बताइए द्विलिंगी इसमें प्राणी कौन है? तो मैं बता दूं बाबू, इसमें सभी होगा, ऑल होगा, यानी जोंक भी होगा, टेम्पर भी होगा, स्पंज भी होगा और ऑल भी होगा, यानी ऑल में सभी होगा, तीनों होगा, इसलिए सब होगा। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। चलिए 4 क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन, पर पूरा मैं फोकस चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बता दो, निम्नलिखित में कौन ऐसा पौधा है जो 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलाता है? अब बताना है आपको सर, ये मैं नहीं बताऊंगा। अब बताइए, निम्नलिखित में कौन ऐसा पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार फूल देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी से भी पूछिएगा, किसी से भी पूछेगा, बता दो बाबू निम्नलिखित में से कौन ऐसा पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार फूल देता है? 4 को ऑप्शन दे देना, वो नहीं बताएगा। मैं बताता हूं, वो नहीं बताएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऐसा पौधा है जो 12 वर्ष में केवल एक बार फूल देता है? तो सारा का आंसर है सर, अरे बांस, 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 जो 12 वर्ष में एक बार फूल देता है। मैं समझता हूं आपको ये क्लियर है, यानी सही है। बांस एक ऐसा पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार फूल देता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बांस नहीं, बांस जीवन में एक बार फूल देता है, न कि 12 वर्ष में एक बार फूल देता है। इसलिए इसका सही आंसर नीला कुरंजी होगा, नीला कुरंजी होगा, नीला कुरंजी होगा। यानी नीला कुरंजी एक पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार फूल देता है, एक बार फूल देता है। ध्यान देना इस बातों को, नीला कुरंजी नाम का पौधा है। अब मन में प्रश्न होगा, सांप क्यों नहीं, बांस क्यों नहीं? तो बांस का क्वेश्चन भी आ रहा है अभी, तो ध्यान तो दीजिए पहले, भागिए नहीं। हाँ हो गया। अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध चक्र किसमें पाई जाती है? मध चक्र किसमें पाई जाती है? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, मध चक्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन 1 है गाय में, ऑप्शन बी है कुत्ता में, ऑप्शन बी है भेड़ में, ऑप्शन डी है इनमें सभी में। आप बता दो मध चक्र किसमें पाया जाता है? हम तीनों देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग है जी, गाय भी है, कुत्ता भी है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग खुदा लग रहा है। अरे मध चक्र किसमें पाया जाता है? और कभी ये मत पूछना कि मध चक्र क्या है। आपको एक बार नहीं बाबू, कोई बार पता है, और इस चैप्टर को लगड़ कर आपको पढ़ा है, लाइन बाय लाइन पर पढ़ा है, इसलिए कोई नहीं। समझिएगा, समझना। और नहीं देखे हैं तो आप हमारा ऐप पर पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर जाकर देख लीजिए। थ्योरी का जिसमें क्लास है, मैं चाहता हूं कि यह क्लास आपका YouTube पर भी अपलोड हो। अगर YouTube पर अपलोड होता है तो मैं आपको आपसे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर चाहता हूं, एक लोगों से 20 सब्सक्राइबर चाहता हूं, एक लोगों से 20 सब्सक्राइबर चाहता हूं, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। चलिए आइए हम बढ़ते हैं। मध चक्र किसमें पाया जाता है? एक 1 है गाय में, दूसरा है कुत्ता में, तीसरा है भेड़ में और चौथा है और। तो मैं बता दूं इसमें सभी होगा। दिल गया कहां कि हमको भोला नहीं, दिल गया कहां कि सोता नहीं, दिमाग के अंतराल में कभी रोता नहीं, जो रोता है कभी सोता नहीं, और जो सोता है वो कभी जागता नहीं। एक बात याद रखना, मंजिल साथ हौसला रखना, जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत को आगे कायम रखना, नहीं तो भविष्य का बिगड़ जाएगा तो देखने वाला कोई नहीं होगा। बढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला कहता है, हो गया अभी सभी होगा, सब हो गया, सब हो गया। अब देखिए चले जाइए ना, जाइएगा अभी क्वेश्चन नंबर 13 दो क्वेश्चन आउट। चलिए ऋतु स्राव चक्र किसमें पाया जाता है? अब बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋतु, आप लोग तो इसको लगा के पढ़ते हो इसको आप। ऋतु स्राव चक्र किसमें पाया जाता है? बंदर में, चिंपैंजी में, मनुष्य में। अब बता दो यह है ऑल में। क्या ऋतु स्राव किसमें पाया जाता है? बंदर में पाया जाता है कि चिंपैंजी में पाया जाता है कि मनुष्य में पाया जाता है कि ऑल में पाया जाता है? अब मैंने पढ़ा चिंपैंजी का, तो चिंपैंजी हमारा एक प्रजाति है। हम लोग चिंपैंजी से ही जन्म लिए हैं, अवतरित हुए हैं। एक क्वेश्चन और बन गया क्या कि हम लोग किसका प्रजाति हैं? तो हम लोग चिंपैंजी का प्रजाति हैं। अरे बात क्लियर है जी मेरे भाई, मेरे बहन, ध्यान दो।
ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? बंदर में। ऑप्शन 1 है बंदर में, ऑप्शन बी है चिंपैंजी में, ऑप्शन सी है मनुष्य में, ऑप्शन डी है सभी में। तो आंसर होगा किस में? तो चिंपैंजी में। चिंपैंजी में। आप देख पा रहे हैं कि इतना धूर्त को आंसर आ रहा है अभी, यानी चिंपैंजी में। अपना भी दिमाग लगा लीजिए, उसके बाद स्टडी कीजिए तो ज्यादा मेहनत रहेगा, अन्यथा आपका जीवन बिगड़ जाएगा। तो आंसर यहाँ सभी होगा और यहाँ सभी नहीं होगा, यानी इस आंसर क्या होगा? सभी होगा। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? तो बंदर में पाया जाता है, और चिंपैंजी में पाया जाता है, और मनुष्य में ही पाया जाता है, इसलिए आंसर सभी होगा। ना होगा? होगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, दूसरा। निम्नलिखित में कौन ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल देता है? अब बता दो, ये क्वेश्चन आप लोग तो पहले ही अंतराल किए हुए। साफ हो तो पास हो तो अबरी हो तो पास हो तो चला। निम्नलिखित में कौन ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार फूल देता है? ऑप्शन 1 है सरसों। सरसों के गाछ में पियर लालो लग। देखिए देखते हैं आपका वीडियो कम नहीं रहा है कि नहीं? ठीक है जी, चलिए ठीक है चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल देता है? ऑप्शन 1 सरसों, ऑप्शन बी नीला कुरेंजी, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी तो सबका आंसर है बांस बांस बांस। तो आया बांस यहाँ बांस पर। सोने के बांसवा वाला लोहे रामा कोलर बसले महान कई सोना फूला माया बदिहाले है रामा। चलिए बांस होगा आंसर? ना होगा? होगा ना? चाहिए आपका। देखिए पौधा है बांस, एक ऐसा पौधा है जो जीवन काल में एक के बार फूल देता है और नहीं देता, क्यों काट लेता है सब तो बेचारा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य दीजिएगा। तो ऑप्शन है, सुन लीजिएगा, प्रोफेसर पच्चनानंद महेश्वरी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? क्वेश्चन का है देखा। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म स्थान कहाँ है? बायोलॉजी का अगर चैप्टर आप पढ़ रहे हैं प्रजनन, तो ये चैप्टर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम दुर्बल करता है सर, कि प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म स्थान कहाँ है? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी जन्म इनका कहाँ हुआ? तो एक ऑप्शन है जयपुर आए, ऑप्शन बी है जलपुरा, ऑप्शन बी है जलपुरा, और ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है बिहार। तो आप लोग का कंफ्यूजन यही 3 लाइन में होगा। जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसमें गड़बड़ा जाएगा जी। देखिए काय की तीनों जय से शुरू है और जय सभी में लगा है। अब माने तुम्हारे कौन टीचर ट्रिक सिखाता है जिसमें जय लगा रहता है, क्या सिखाता है ट्रिक? देखो बाबू, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का घर जिसमें जय लगता है उसी को मार देना। और ऑप्शन सी, मैं उस मास्टर को भी कहता हूं कृपया इस कॉन्सेप्ट को न दे ताकि वह ट्रिक न दे, क्योंकि वह गड़बड़ा जाए और भूल जाए। ऐसा ट्रिक नहीं, आप कॉन्सेप्ट दीजिए ना सर, आपको पूरा समझ में आएगा। आप भी भरोसा करें, अगर आप किसी टीचर से प्रजनन पढ़ रहे हैं, आपको विश्वास होगा कितना पढ़ाता है वो, क्या नहीं पढ़ाता है। ये बनता है ऑब्जेक्टिव आपको सही है, नहीं बनता तो ठग है पूरा, क्योंकि जन्म से ही चैप्टर से है। आप बता दीजिएगा ऑप्शन क्या है, तो मेरे सारे फ्रेंड का उत्तर है सर जयपुर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, गलती कैसे होगा जी? तो इसलिए जयपुर आंसर होगा। यानी प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म। देखिए आपको यहाँ पंचानन हटा भी सकता है सर, महेश्वरी लिख सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुरा नहीं जयपुर। तो आज का कॉन्सेप्ट है मेरा 15 ऑब्जेक्टिव के साथ इस लेसन को मैं समाप्ति चाहता हूं।
और इतना तक लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से शुक्रिया। मैं दिल शुक्रिया करता हूँ, सारा जीवन न्यौछावर आप लोगों को कर देंगे अगर आप लोगों का साथ रहा तब। आप जल्द से जल्द ये नया YouTube चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ऐप पर जो स्टूडेंट है एक जाकर सब्सक्राइब YouTube पर भी करेगा, आज एक सब्सक्राइब करिएगा। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई बहन, एक तो लाइक बनता है ना, और लाइक मत कीजिएगा लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 20 लोगों को बताइएगा कि आपका डेली क्लास चलता है, यूट्यूब पर भी चलता है ऑब्जेक्टिव का क्लास। जो विद्यार्थी, जो मेरे भाई बहन कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, इसका वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी नहीं, डिस्क्रिप्शन में नहीं, टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम है कुणाल कुमार एजुकेशनल हब, कुणाल कुमार एजुकेशनल हब। जाकर सर्च कीजिएगा, चल आएगा। इस टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा 750 यानी 75640 इतना पर, यानी 75640122604 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। नहीं सुनिए, 7564 इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हाय या हेलो भेजिएगा, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा और टेलीग्राम पर जोड़ दूंगा, जिससे आपका सारा नोट्स मिल जाएगा। मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स आपको दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव हो या थ्योरी कुछ का हो, मैं उसका नोट्स सारा दे दूंगा और कुछ नहीं। तो मैं आपसे अलविदा चाहता हूं इस 15 ऑब्जेक्टिव के साथ। और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार समझिए, सुनिए, अच्छे तरह सुनिए, ईयरफोन लगाकर सुनिए, अच्छे से सुनिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई कीजिए बस। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो बता दूं, 10th का स्टूडेंट है जो पढ़ सकते हैं, लेकिन 10th के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स यू सो मच, लव यू सो मच। आप लोगों के पीछे मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत प्यार है। लव यू सर, लव यू बाबू, बहुत अच्छा आप लोगों से बहुत प्यार है। इसलिए तो आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोग एक सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, 20 लोगों के पास शेयर कीजिए, एक स्टूडेंट 20 लोगों के पास शेयर कीजिएगा, हो जाएगा मेरा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया इतना तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए आज थोड़ा वीडियो कुछ लंबा हुआ, 2-3 मिनट का लंबा हो गया। चलिए थैंक यू बाबू, मेरे भाई बहन, मेरे दीदी, चलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गुड नाइट नहीं जी।